19 जनवरी 1990 कश्मीर ने अपने इतिहास में ऐसा खौफनाक दिन देखा जब कश्मीर की खूबसूरत वादियां अपनी खूबसूरती को बिखेरने में, बर्फ वादियां अपनी खूबसूरती को बिखेरने में लगी हुई थी। लेकिन उस दिन तो एक ऐसी आग, जो एक नफरत की आग भी जल रही थी, जिसको सालों से अंजाम देने की कोशिश की गई थी। कश्मीरी पंडित जो माइनॉरिटी में थे वहां पे, और शुरू से ही वहां पर एक वहां की अच्छी हिंदू पॉपुलेशन थी, जो काफी अच्छी जनसंख्या में थे, पढ़े लिखे भी थे। पुलिस प्रशासन, अदालतें, जज, डॉक्टर, प्रोफेसर, इन सभी की नौकरियों में कश्मीरी पंडितों को सबसे ज्यादा सुविधाएं मिलती थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे सबसे ज्यादा थे। पढ़ने लिखने में इनका दिमाग ज्यादा लगता था। तो इसीलिए इतना नफरत हो गई कि 19 जनवरी 1990 की रात को इन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए कह दिया गया, और सभी को न चाहते हुए भी कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी। बार बार मस्जिदों से नारे लगाए जा रहे थे, कश्मीरी पंडितों कश्मीर से भाग जाओ, हमें पाकिस्तान चाहिए पंडितों के बगैर, पर उनके घर की महिलाओं के साथ। कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। वो तो ऐसा दिन आ गया था कि जब इन सारे कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनाकर छोड़ दिया गया था। तो आइए आज मन की आंखों से विश्वास अग्रवाल के साथ जानिए कि क्या था ये कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए आखिर कौन जिम्मेदार था? जगमोहन जिम्मेदार थे, या वहां जम्मू कश्मीर की सरकार जिम्मेदार थी, या पाकिस्तान की आईएसआई जिम्मेदार थी? बहुत से लोग जगमोहन पे भी सवाल उठाते हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो में जानिए। देखिए, कश्मीरी पंडितों के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ी सी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। कश्मीर शब्द जो है ये संस्कृत से लिया गया एक शब्द है। कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको, देखिए, सबसे पहले आपको एक और बात बता दूं, मौर्य साम्राज्य के समय बुद्धिस्ट यहाँ पे पहुंचे थे। बुद्धिस्ट लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ। बुद्धिस्ट के बाद क्या हुआ था कि, है ना, बुद्धिज्म काफी बढ़ चढ़ के फैला था। कनिष्क के शासनकाल में भी यहाँ पे ऐसा हो गया था कि जो चौथी बौद्ध सभा थी वो कश्मीर में ही हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ये रहा थोड़ा सा कश्मीर का प्राचीन इतिहास। फिर उसके बाद बुद्धिज्म से धीरे धीरे करके यहाँ पे शैविज्म आता है काफी। उसके बाद कारकोट राजवंश आता है। कारकोट के बाद यहाँ पे, है ना, ललितादित्य मुक्तापीड़ आते हैं। ललितादित्य मुक्तापीड़ के बाद आते हैं फिर उसके बाद ललित, जिन्होंने यहाँ पे बनाया होता है मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग में। हालांकि अब तो ये भी खंडर हो चुका है, इसकी भी हिस्ट्री अपन एक दिन जानेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, कारकोट के बाद उत्पल राजवंश आता है। उत्पल के बाद और भी कई सारे वंशज आते हैं। अब 7वीं सदी आते आते क्या होता है कि इस्लाम का राज शुरू हो जाता है। अब इस्लाम का राज शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इधर इस्लाम का जब राज शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर कश्मीर में भी धीरे धीरे माइनॉरिटी जो होते हैं वो धीरे धीरे कश्मीर रूल आ जाता है। मंगोलों का आक्रमण हो जाता है। मंगोल आक्रमणकारी डुलचू के नेतृत्व में बहुत बड़ा अटैक किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1339 में यहाँ पे शामी डायनेस्टी आ जाती है। शामी डायनेस्टी के बाद उधर से क्या होता है कि धीरे धीरे कई सारे राजा आते हैं। एक तो आते हैं सुल्तान बुद्ध शिकन, यानी सिकंदर जैनुलाब्दीन, वो आता है। और उसको बुद्ध शिकन क्यों बोला जाता है? मूर्ति भंजक, क्योंकि मूर्तियों को तोड़ने वाला है। इसने मार्तंड सूर्य मंदिर को भी बर्बाद किया था। तो ऐसे करके कई सारे लेटर ये सब आते हैं कि ये सब करेंगे कश्मीरी पंडित। फिर वहाँ पे कश्मीरी पंडित शुरुआत से रहते ही थे वहाँ पे। कश्मीर को यहाँ पे ज्ञान का क्षेत्र बनाया गया था। काफ़ी फेमस था कश्मीर उस समय से। काफ़ी जैसे पंडित लोग रहते थे नौकरियों में। इन लोग को मुस्लिम भी आए थे, मुस्लिम रूल भी चल रहा था, तब भी थोड़े बहुत पंडितों को नौकरियाँ दे रहे थे, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, सिख एम्पायर आ जाता है। महाराजा रणजीत सिंह आ जाते हैं। रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कश्मीर को साल 1846 में यहाँ पे अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए देके गुलाब सिंह को खरीद दे दिया होता है। गुलाब सिंह से फिर, है ना, वहाँ के डोगरा डायनेस्टी आती है। डोगरा डायनेस्टी के बाद आती है फिर डोगरा डायनेस्टी आ जाती है। वहाँ पे फिर लास्ट में होते हैं महाराजा हरि सिंह। अब देखिए 1947 में क्या होता है, देखिए, अब देखिए कश्मीरी पंडितों के बारे में जानिए सबसे पहले तो कि ये कश्मीरी पंडित है कौन। देखिए, कश्मीरी पंडित जो है ना, ये बेसिकली ये ब्राह्मण होते हैं। इनको, मतलब जो ब्राह्मण कम्युनिटी होती है ना, उनके मतलब 5000 सालों का इतिहास पुराना हिंदू और
जैसे हिंदुओं में भी अपने कितने अदर कास्ट और बहुत सारे जैसे मारवाड़ी, मराठी ये सब होते हैं, वैसे ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, फिर और भी पुरोहित होते हैं, जैसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये पंडित, इनको बेसिकली बोला जाता था कश्मीरी पंडित। अभी ये सारस्वत ब्राह्मण कहलाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ था, अब खैर उस समय आपको एक और बात बता दूं, 1947 में आते आते अब पहले थोड़ा आंकड़े देखिए कि कितने थे उस समय कश्मीरी पंडित। तो देखिए उस समय क्या हुआ था कि जब 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी ना, तो जब भारत को आज़ादी मिलने के बाद जो कश्मीरी पंडित थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन अच्छी खासी पोजीशन पे थे। अब उस समय जैसे कई 81% से, मतलब 81% तो यहाँ पे है ना, 20% तक यहाँ पे कश्मीरी पंडित अच्छे खासे रहते थे। लेकिन उस समय इकोनॉमी थोड़ी इतनी दिक्कत हो गई थी, माइग्रेशन 1947 में भी हुआ था, बहुत सारे पंडितों ने उसी समय थोड़ा इकोनॉमी खराब होने की वजह से या बहुत सारी चीज़ों की वजह से कश्मीर छोड़ दिया था। खैर वो कोई है ना, वो तो देखिए हर कोई करता है। मान लो अगर किसी, क्योंकि देखिए अगर ये कोई जैसे कश्मीरी पंडितों का तो 1990 में पलायन हुआ था, लेकिन 1947 में हुआ था, लेकिन वो कोई दहशतगर्दी के कारण या कोई हिंसा के कारण नहीं हुआ था वो पलायन। वो तो ऐसे ही हुआ था कि मतलब कोई किसी को बिजनेस करने जाना हो या इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं थे तो उस हिसाब से। क्योंकि मान लीजिए अब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए बाहर से भी, क्योंकि जैसे और भी है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी लोग जाते हैं अपना बिजनेस सेट करने के लिए, या कोई जॉब के लिए जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है। तो ऐसा नहीं है कि है ना उस समय से पलायन हो रहा था। अब कश्मीर में तो आप सब जानते हैं कि है ना, इधर से पाकिस्तान की भी गंदी नज़र लग गई थी, पाकिस्तान ने इधर अटैक कर दिया, यहाँ पे पाकिस्तान ने तो इधर अटैक कर दिया, यहाँ पे काफ़ी कुछ चल रहा था। खैर अभी कश्मीर की हिस्ट्री पे अपन नहीं जाते हैं। अब उसके बाद अब जानते हैं अब थोड़े कश्मीर के उसके बाद के पॉलिटिकल हालात को। अब देखिए ये बेसिकली कश्मीर ने उस समय, जिस समय 1947 में मामला अटैक कर दिया, यूनाइटेड नेशन में मामला गया, फंस गया था। 1965 में पाकिस्तान ने अटैक किया, हार मिली। 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया भारत की वजह से, वो भी एक खुन्नस। तो वो भी सब, मतलब उनको लग रहा था कि हम ऐसे तो हरा नहीं सकते कश्मीर को, हम जिहाद के रास्ते पे चल के ही जीत सकते हैं, पाकिस्तानियों को ऐसा लगता था। अब थोड़ा सा अब यहाँ पे अब अपन जानते हैं कि बेसिकली कि कश्मीर के उस समय हालात क्या थे, पॉलिटिकल हालात के बारे में जानिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कश्मीर में आते हैं शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के अच्छे दोस्त थे 1964 से पहले। लेकिन क्या हुआ था कि नेहरू का और उनका कोई झगड़ा हो गया था। नेहरू को ऐसा लग रहा था कि ये हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, तो इनको जेल में डाल दिया गया, इनके ऊपर मुकदमा चला के। फिर नेहरू की मौत के बाद ये वहाँ पे आए। अब उसके बाद क्या होता है कि अब देखिए उस समय क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो अब उस समय क्या हुआ था कि 1975 में क्या हुआ था कि इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन हुए, अब्दुल्ला गांधी अकॉर्ड। ये अब जो अकॉर्ड साइन हुए ना, तो इसमें क्या बोला गया था कि देखिए ये जो अकॉर्ड था इसमें बोला गया था कि देखिए जो यहाँ पे कश्मीर में जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A लागू है ना, इसके प्रोविजन में कुछ चेंजेस कर दिया जाएगा, और है ना कश्मीर को जो है ना अलग राज्य, जैसे मतलब जो एक राज्य का ही दर्जा दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, मतलब थोड़े बहुत इसके प्रोविजन में चेंजेस कर देंगे, जितना हमने पहले से बिगाड़ा, मतलब ये सब जो पहले से किया हुआ है ये सब तो नहीं करेंगे, थोड़े चेंजेस कर देते हैं। अब ये यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आई। ये पाकिस्तान वाले इससे आग बबूला हो गई कि ये क्या बकवास है, इधर हम है ना आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर की आज़ादी मांग रहे हो, और तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये सब चोचलेपने कर रहे हो, हम तो नहीं होने देंगे। और कश्मीरी लोग ये सब ऐसे करने लगे, तो इसके विरोध में काफ़ी कुछ नारे लग गए। पाकिस्तानियों ने थोड़ा बहुत इधर किया, फिर उसके बाद शेख अब्दुल्ला भी थोड़ा थोड़ा उसकी वजह से बीच में धीरे धीरे बदलने लग गए उनकी स्पीचेस में। हालांकि इतना मतलब वो थोड़ा स्पीच तक ही वो उनकी भाषाएं रहती थी, हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे लेकिन थोड़ा इतना नहीं बोल रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब 1980 के दशक में क्या हुआ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को मौका मिल गया कि चलो अब हम करेंगे। अब इधर से पाकिस्तान, अब इधर क्या हुआ 1979 में, थोड़ा मैं पॉलिटिक्स बताता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या। सबसे पहले इधर 1979 में इधर सोवियत अफगान वॉर छिड़ गया। अब इधर फिर बीच में फिर अमेरिका घुस गया। भैया सोवियत घुस रहा है तो अमेरिका कैसे पीछे हटेगा, वो तो सबसे पहले टांग अड़ाएगा। वो कोई अगर दूसरा जा रहा है, मतलब वो कंपटीशन है उसको, तो वो वैसे हो गया। इधर पंजाब में जर्नैल सिंह भिंडरवाला अलग लेके बैठ गया कि हमको अलग खालिस्तान दे दो, ये इसका प्रॉब्लम। इसके बाद फिर क्या हुआ कि गल्फ वॉर चल रहा था अलग अलग कंट्रीज में।
अब ऐसे करके ये सारी चीजें चल रही थी। अब ये सबसे क्या हुआ ना कि अब कश्मीरी जो पाकिस्तानी आतंक, जो पाकिस्तान की जो आईएसआई थी या जो मिलिट्री थी, उनको क्या किया ना, ये यहाँ पे ना ये चीज हो गया कि चलो हमारे पास तो है ना एक अच्छा मौका है कि अब हम है ना कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं। एक तरीके से कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए हम जिहाद के रास्ते पे चल के जीत सकते हैं। कश्मीर अच्छी जगह है। अब ऐसे ऐसे में और इसी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान की आईएसआई और ये सब फुल ऑन एक्टिव हो गए कि चलो अब तो हमको काम मिल गया, अब तो हम धूम से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब इसके बाद फिर क्या होता है, अब थोड़ा कश्मीर के बारे में जानिए। अब फिर क्या हुआ, 1982 में क्या होता है, शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है। शेख अब्दुल्ला की इधर डेथ हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि शेख अब्दुल्ला की डेथ होने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके क्या होता है, उनके बेटे जो होते हैं फारूक अब्दुल्ला को यहाँ पे सीएम बनाया जाता है। फारूक अब्दुल्ला उस समय तो देखिए प्राइम मिनिस्टर होता था कश्मीर का, अब भी सीएम है। तो उस समय क्या होता था, पीएम होते थे, कश्मीर के भी अलग प्रधानमंत्री होता था। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला तो बन गए प्रधानमंत्री। थोड़ा सा ये फैमिली ट्री बताता हूँ। ये शेख अब्दुल्ला के बेटे कौन है, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, और फारूक और उमर अब्दुल्ला मतलब, और जो फारूक अब्दुल्ला के दामाद है वो है सचिन पायलट। फारूक अब्दुल्ला की बेटी की शादी हुई है सचिन पायलट से। ये थोड़ा फैमिली ट्री है। अब फारूक अब्दुल्ला बन गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भी है ना, उन्होंने भी है ना कुछ जगहों पे कश्मीरी पंडितों को मुखबिर बोलना शुरू कर दिया था। मुखबिर या अदर्स, इंडियन आर्मी का एजेंट बोलना शुरू कर दिया। हालांकि वो सब भी है ना, मैं आपको बता दूं कि है ना पॉलिटिकली उस समय भी ठीक था। मतलब पॉलिटिकल एक लिमिट तक ही बोलते थे, वो भी इतना नहीं कर रहे थे कि वो, फिर लोग ऐसे थे कि चलो जाने दो, हो रहा है। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई, धीरे धीरे हालात ऐसे बिगड़ गए, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि JKLF के आतंकवादियों ने उस समय इंडियन डिप्लोमेट 3 फरवरी 1984 को JKLF के आतंकवादी थे ना, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आतंकवादियों ने क्या किया, ब्रिटेन में इंडियन डिप्लोमेट रविंद्र महात्रे को किडनैप कर लिया और फिर बदले में मकबूल भट्ट को छुड़वाने की जिद करने लगे, जो JKLF का फाउंडर था और ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था। इसको है ना एक पुलिस अफसर की हत्या किया गया था, पुलिस अफसर की हत्या हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ था, और ये इसने 1971 में कोई प्लेन हाईजैक किया गया था, उसके जुर्म में इसको सजा हुई भी थी। तब ये मकबूल भट्ट को छुड़ाने की मांग करने लगे। अब जब मांग पूरी नहीं हुई तो ये आतंकवादियों ने रविंद्र महात्रे की हत्या कर दी। फिर इसके बाद 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। अब इससे क्या हुआ कि है ना पूरे कश्मीर में और अनरेस्ट फैल गया। आप सब जानते हैं अभी जिस तरीके से 2016 में जब कैसे बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था, तो उसके बाद से कैसे इतना बड़ा अनरेस्ट फैला हुआ था कश्मीर में। 2019 तक हालत कितनी खराब हुई थी, सेम वही वाली प्रॉब्लम हो गई। अब इधर 1984 में क्या हुआ, गुलाम मोहम्मद शाह, ये एक और है ना GM शाह, ये जो गुलाम मोहम्मद शाह जो इनके साले थे, फारूक अब्दुल्ला के साले, गुलाम मोहम्मद शाह। अब इनको मुख्यमंत्री बनने के इसके कुछ और अरमान थे, इसकी ख्वाहिश थी, तो इसने इंदिरा गांधी सरकार के साथ हाथ मिला लिया, बोला कि हमको सत्ता दे दो, सत्ता दे दिया, चलो ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या किया, अब गुलाम मोहम्मद शाह बन तो गया PM, अब यहाँ का CM बन तो गया। अब जब गुलाम मोहम्मद शाह यहाँ का मुख्यमंत्री बना तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक नया ऐलान कर दिया कि है ना जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में पुराने मंदिर को तोड़ के है ना वहाँ पे मस्जिद को बनाया जाएगा। वो उस समय मुस्लिम जो ऑफिसर्स थे ना, मुस्लिम कर्मचारी जो भी थे, स्टाफ वगैरह थे, वो सब है ना दफ्तर के दौरान है ना बीच में नमाज पढ़ने की जिद कर रहे थे कि है ना उनको दफ्तर के बीच में, उनके ऑफिस के काम के बीच में 3 टाइम नमाज पढ़ने की जगह चाहिए। अब ये गुलाम मोहम्मद शाह एकदम कट्टर इंसान थे, आ गए इनकी बातों में और उन्होंने ऐलान कर दिया। तब इसकी वजह से क्या हुआ, और ये 1986 की बात है। और 1986 में आपको एक और बात बता दूं कि एक और घटना हुई थी। 1 फरवरी 1986 को जो अयोध्या में राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले खुलवा दिए थे, बाबरी मस्जिद के, वो अयोध्या विवाद पे भी मेरा एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री। तो अभी अयोध्या जब ताले खुलवाए थे तो उस समय बोला गया था, ये गुलाम मोहम्मद शाह ने सबको बोल दिया कि इस्लाम खतरे में है, जिससे हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग स्पेसिफिक एरिया दे दिया गया था उनके हिसाब से। तो इन्होंने बोल दिया कि इस्लाम खतरे में, तो इससे और भड़क गया। अब ये जो मुस्लिम कर्मचारियों ने मांग की थी कि है ना हमको नमाज पढ़नी है दफ्तर के दौरान,
तो सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में, तो इन्होंने ये किया, तो इनकी बात नहीं मानी जा रही थी। तो अब इसकी वजह से कश्मीरी पंडितों में कई सारे इन्होंने विरोध किया, तो दक्षिण कश्मीर और सोपोर में दंगे भड़क गए। तो इसके बाद क्या हुआ, जो उस समय 1986 में 12 मार्च 1986 को वहाँ के जो गवर्नर थे जगमोहन ने इसको खारिज कर दिया। ये बोला कि नहीं, ये सब तो नहीं चलेगा, ये बहुत गलत है। उन्होंने सरकार को बर्खास्त कर दिया, बोला कि ना, ये तो हम नहीं सहेंगे। अब इसके बाद वापस से फिर फारूक अब्दुल्ला बन जाते हैं। अब फारूक अब्दुल्ला इधर से सीएम बन तो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके सारी चीजें होने लग जाती है। जैसे अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब ये सारी चीजें हो रही थी, अब 1987 तक, अब उसके बाद क्या होता है 1987 में यहाँ पे होते हैं चुनाव होते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या होते हैं MUM नाम की एक पार्टी बनाई होती है, जो यासीन मलिक, बिट्टा कराटे और भी जितने भी जो JKLF के जो लीडर्स होते हैं, अब ये क्या सोचते हैं कि हमको है ना इलेक्शंस में जीत जाएंगे, इलेक्शन में जीत गए तो उसके बाद क्या होगा कि हमको अपने हिसाब से कश्मीर की आज़ादी के लिए डिमांड करेंगे, आज़ादी की डिमांड करेंगे, तो फिर उसके बाद हमारी मांगे मान ली जाएगी, फिर तो हमारी चलनी है। अब इलेक्शन में क्या हुआ कि बहुत भारी गड़बड़ी की गई। ऐसा बोला जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने है ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की थी और इनको जीतने नहीं दिया था। और एक तरह से बोला जाता है सही भी किया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये लोग आ गए ना तो ये सबको है ना मार डालेंगे एकदम, क्योंकि ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं किसी का भला। ये कश्मीर के नाम पे, आज़ादी के नाम पे कुछ उल्टा सीधा करेंगे और है ना जाके फिर कश्मीर की आम जनता को सब चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। तो ऐसा बोला जा रहा है। फिर जो है ना ऐसा बोला जा रहा है कि अब जो जैसे जो हारा हुआ प्रतिनिधि भी है ना, उसको अब जाके बोल दिया गया 2 घंटे बाद कि जनाब आप इस सीट से जीत गए थे, तो आप यहाँ पे जाके CM बनिए यहाँ के, या जो भी आप आगे कर सकते हैं करिए। तो अब इसके बाद आगे क्या हुआ कि इन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है। अब फिर ये इन लोगों में इससे और गुस्सा हो गया। ये बात का जब ये गुस्सा आया तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने भी इस बात का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। पाकिस्तानियों ने जब इस बात का फायदा उठाया, कई जगहों पे इसके छोटी छोटी घटनाएं होने लगी, सब जगह हमले होने लगे, बम ब्लास्ट होने लग गए और ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। फिर जो जवान कश्मीरी लड़के थे उनको LOC के उस पार भेजा जाने लगा, ट्रेनिंग दी जाने लगी। ऐसे करके ये सब 1987-88 तक आते आते चल रहा था। अब उनको बोला जा रहा था कि अब आपने बैलेट ट्राई कर लिया, चुनाव ट्राई कर लिया, बुलेट ट्राई करो, पूरी तरीके से दहशतगर्दी फैला दो, हिंसा फैला दो, ऐसा मतलब डरा के रखो लोगों को कि बस किसी की हिम्मत नहीं हो तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलने की, सबका मुंह बंद करवा दो एक तरह से। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि और इस चीज में कश्मीरी पंडित सबसे सॉफ्ट टारगेट बने। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे ज्यादा, एक तो दूसरी चीज वो माइनॉरिटी में थे। माइनॉरिटी में होने की वजह से क्या हुआ कि ये सारी चीजें होने लगी। अब माइनॉरिटी में होने की वजह से इनके खिलाफ काफी नारेबाजी होने लगी। बहुत सारे लोग बोलने लगे कश्मीरी पंडितों कश्मीर से भाग जाओ। फिर उसमें जगह जगह पोस्टर चिपका दिए जाते थे, छोटे मोटे बम फेंक दिए जाते थे, ये सारी चीजें होने लग गई। फिर इसके बाद क्या हुआ 1988 1989 तक आते आते हालात और बिगड़ने लग गए। कश्मीर के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ने लग गए। फिर इसके बाद 14 सितंबर 1989 को कट्टरपंथी जिहादियों ने पंडित टीका लाल टपलू की हत्या कर दी। टीका लाल टपलू की हत्या की थी और ये कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए की गई पहली हत्या थी। अब इसके बाद देखिए कुछ मर्डर्स ऐसे हुए कि अब ये बीजेपी लीडर भी थे पंडित टीका लाल टपलू। तब इसके बाद क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या किया, हत्या कर दी। फिर इसके बाद क्या हुआ 2 अक्टूबर 1989 श्रीनगर के पास जो हाईकोर्ट जज थे कश्मीर के पंडित नीलकंठ गंजू, इनको जान से मार दिया, इनकी भी हत्या कर दी गई। और इनको क्यों हत्या की गई थी? इन्होंने क्योंकि मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी, तो इसका बदला लेने के लिए गंजू की वाइफ को किडनैप कर लिया, वो आज तक नहीं मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें चली रही थी। अब उसके बाद धीरे धीरे करके कई सारे मर्डर्स हो ही रहे थे। हाईकोर्ट जज को मार दिया गया, कई सारे पंडितों को गोलियां मारी जा रही थी। सितंबर से लेके काफ़ी हालात बिगड़ चुके थे। और इस समय आपको एक और बात बता दूं कि है ना कई सारी चीज़ें हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि अब यहाँ पे 8 दिसंबर 1989 को एक ऐसी घटना हुई जिसने आतंकियों के एक तरह से हौसले ही बुलंद कर दिए। जो उस समय क्या हुआ था, उस समय 1989 में इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव हार गई थी। बीजेपी की तरफ से तीसरे मोर्चे की सरकार हुई थी और जिसमें प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। और यहाँ पे कश्मीर के जो गृह मंत्री और जो इंडिया के होम मिनिस्टर बने थे वो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद।
मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया और बदले में 5 आतंकियों की छुड़ाने की जिद करने लग गए। अब 5 आतंकियों को छोड़ दो, वरना इसको तो नहीं छोड़ने वाले, कुछ भी कर लो। अब फारूक अब्दुल्ला ने तो इसमें साफ साफ बोल दिया कि देखो, आतंकवादियों को तो मैं कुछ भी करके नहीं छुड़वाऊंगा, क्योंकि ये चलो अभी ये गृह मंत्री की बेटी को किडनैप कर लिया है, कल दिन तो है नहीं हमारे मंत्रियों के किसी बच्चे को किडनैप कर लेंगे, कुछ कर लेंगे और बोलेंगे कि ये आतंकवादी को छोड़ो, वो आतंकवादी को छोड़ो, ऐसे तो चलता रहेगा इन लोग का। ऐसे में फिर ये लोग के कितने सब आतंकवादियों को छोड़ेंगे, फिर है ना कश्मीर में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में सब जगह दहशतगर्दी फैलाएंगे, बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। तो फारूक अब्दुल्ला अपनी जगह सही थे, लेकिन अब इधर मुफ्ती मोहम्मद सईद और जो कांग्रेस की जो तीसरे मोर्चे की सरकार थी, लेफ्ट फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह, वो लोग इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री के नाते भी नहीं, एक पिता के नाते सोचते कि देखो मैंने तो है ना वो आतंकवादियों से चैनल के थ्रू बात करते हैं और फारूक अब्दुल्ला को धमकी देते कि अगर ये आतंकियों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे खिलाफ फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, तुम्हारी सरकार को कल बर्खास्त कर देंगे। सोच लो, अब ये फारूक अब्दुल्ला ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज में बात बोली है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब फारूक अब्दुल्ला ने बोल दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब वो फिर उसके बाद क्या करते हैं, आतंकवादी इधर से छोड़ देते सभी को। अब वो 5 आतंकियों को छोड़ देते हैं और ये 5 आतंकवादियों को तो जब निकलते हैं जेल से बाहर आते हैं, इनका तो ऐसे स्वागत किया जाता है कि भाई जैसे कोई क्रांतिकारी आए। अब बताइए, अब आप खुद सोचिए कि जब यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर सेफ नहीं है, जब पुलिस यहाँ पे गृह मंत्री की बेटी किडनैप हो सकती है, फिर उसके बाद यहाँ पे न पुलिस में कोई हेल्प करने वाला, पुलिस वाले सेफ नहीं, हाई कोर्ट जज को गोली मार दी गई है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, क्या पब्लिक सेफ रहेगी यहाँ पे। फिर 27 दिसंबर 1989 को यहाँ पे प्रेमनाथ, एक जर्नलिस्ट थे श्रीनगर में, प्रेमनाथ भट्ट, इनकी हत्या कर दी गई। 4 जनवरी 1990 ये जो दिन था, इस दिन है ना जो वहाँ का जो अखबार था अलसफा और आफ्ताब, इन्होंने सीधा सीधा अखबारों में नोटिस छप गया कि जो भी कश्मीरी पंडित अगर अपनी खैरियत चाहते हैं, अगर कश्मीरी पंडितों को अपनी जान प्यारी है, तो वो यहाँ से है ना कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकल जाए, कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल जाए। अब उसके बाद क्या हुआ था कि ये सारी चीज़ें चली रही थी। अब उस समय क्या हुआ था कि फारूक अब्दुल्ला ने भी इधर इतने में इस्तीफा दे ही दिया था। अब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वापस से क्या किया था कि जगमोहन को अपॉइंटमेंट, ये सुझाव दिया था कि वहाँ पे जगमोहन को गवर्नर भेज दो बना के। तो फारूक अब्दुल्ला इधर नाटक करके बैठ गया कि अगर जगमोहन को गवर्नर बनाया जाता है तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा। और ऐसा ही हुआ। 19 जनवरी 1990 की फिर वो खौफनाक रात आई जब पूरे मस्जिदों से, सब जगह से लाउड स्पीकरों से अनाउंसमेंट किए जा रहे थे कि कश्मीरी पंडितों, कश्मीर से भाग जाओ, कश्मीर में रहना होगा। और उस समय तो अलग अलग तरह के नारे लगाए जाते थे, जैसे जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। तब सोवियत रूस की सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी, तो इसलिए मुजाहिदीन बोल रहे थे कि रूस के बाद अब अफगानिस्तान, अब कश्मीर की बारी है। दूसरा एक और क्या नारा लगाया जाता था, हमें पाकिस्तान चाहिए पंडितों के बगैर पर उनके घर की महिलाओं के साथ, ऐसा बोला जाता था। इसके अलावा मस्जिदों से भी एक नारा लगाते थे, कश्मीर में रहना होगा। मस्जिदों से एक नारा लगता था कि कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। तो सोचिए, नारों का इतना ज़्यादा खौफ हो गया सब में, कई सारे पंडितों को मार दिया गया। और 19 जनवरी 1990 की रात जब सारे पंडित एक तरह से डर गए थे, और देखिए डर क्यों नहीं जाएंगे जब पहले से इतना अगर घर माहौल रहेगा वैसा, लोग इतना लड़ाई झगड़ा करेंगे, पहले से इतने लोगों को मारा जा रहा है, कई सारे मर्डर हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, उसके बाद भी लोग है ना ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो वो डरेंगे ही। अब जगमोहन भी है ना उस समय मौसम खराब होने की वजह से जम्मू तक पहुंच गए, वो श्रीनगर नहीं पहुंच पाए। तो जगमोहन ने फिर क्या किया कि कई सारे पंडितों को उस समय कोई चीज़ का उन्होंने वेट नहीं किया, उनको जो मिला, किसी को कार मिला, टैक्सी मिली, कोई पैदल निकल गया, कोई बस से, जो जिसको जैसे निकलना था बिना सामान लिए या जो भी है ना था, क्योंकि वो आतंकवादियों ने बोल दिया था कि आपको यहाँ का कमाया हुआ सब इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। कई सारे पंडित निकल गए और आज भी वो पंडितों की हालत ऐसी हो रखी है कि वो आज भी है ना रेफ्यूजी कैंप्स में सब जगह रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो या कहीं पे भी हो, सब जगह ऐसी जगहों पे रह रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हो रही थी,
फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब इधर से बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने तो जगमोहन को भी जिम्मेदार माना है। क्यों? जगमोहन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्योंकि देखिए क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी पंडितों का कहना है कि क्योंकि जगमोहन ने बोला था कि अगर कश्मीरी पंडित अगर अपनी जान पे अगर खतरा बना हुआ है उनके, तो वो है ना घर से निकल जाए। आपके लिए जम्मू में कैंप में व्यवस्था की गई है, तंबुओं में रहना पड़ा। सोचिए, मतलब अगर ऐसा हो जाए कि है ना, अगर आपको आज कोई एकदम से घर पे आपको कोई बोल दे कि आप अपने घर से निकल जाओ, तुरंत में निकलो, किधर जाओगे? अब वही वाली हालत है कश्मीरी पंडितों की। बहुत सारे कश्मीर तो दिल्ली, फिर जिनके कुछ तो रिश्तेदार थे वहाँ चले गए, कुछ जगहों पे सेटल हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो गरीब परिवार थे, जो 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 जिनके पास कोई ज़्यादा कुछ नहीं था, वो तो एकदम तंबुओं में रहने के लिए मजबूर हो गए। अब उन्होंने बोला कि अब जम्मू, बहुत से कश्मीरी पंडितों का कहना है कि गवर्नर है ना, नहीं तो ऐसा भी तो कर सकते थे कि है ना वहाँ से पहले से सीआरपीएफ या पुलिस ये सारी चीज़ें बुलवा सकते थे। हमको बोल सकते थे कि 10 दिन आप है ना घर से मत निकलो, आपकी नौकरी वोकरी का जो भी कुछ है सरकार सारा खर्चा उठा देगी, जो भी बात है। अभी आप एक हिसाब से अभी आप 10 दिन ना निकलो तो ज़्यादा अच्छा है, ये बोल सकते थे सारे कश्मीरी पंडितों को। लेकिन वही बात है, अगर इस तरीके की अगर हिंसा होती है ना, तो ऐसे में चाहे गवर्नमेंट कुछ बोले, आपके पड़ोसी कुछ बोले, आपके यार दोस्त कोई कुछ भी कितना ही कोई भी सजेशन दे, आपका सबसे पहला यही प्रॉब्लम होता है कि आप घर छोड़ो अपना। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ रहे तो पीटे जाओगे। बहुत सारे मुस्लिम्स भी मारे गए थे। क्योंकि आपको एक और बात बता दूं कि कोई अगर मुस्लिम यहाँ पे चाहता था ना कि हम आके कश्मीरी पंडित को अपने आप पनाह देते, तो कश्मीरी पंडित उसका आके भेजा उड़ा देते थे। ये वाली स्थिति हो गई। बहुत सारे लोग जगमोहन को भी जिम्मेदार मानते हैं। अब फारूक अब्दुल्ला, वैसे अब ये सारी चीज़ें थी। अब पीस मील एफर्ट हुए काफ़ी सारे है ना इन लोग को, कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए। पीस मील एफर्ट्स क्या कि जैसे बहुत सारी जगहों पे कश्मीरी पंडितों को बताया गया कि है ना ये यहाँ पे जितने भी कश्मीरी पंडित से इनको जो स्कूल, ये माइनॉरिटी में तो इनसे स्कूल में फीस नहीं लिया जाएगा, उनके बच्चों से फ्री में पढ़ाया जाएगा, जैसे कुछ कोटा के तहत एडमिशन दिए जा रहे हैं। ऐसे करके पीस मिल एफर्ट हुए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। देखिए 1991 तक तो हालात बहुत ख़राब थे, बट सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। पर क्या है ना कि कोई अपने हिसाब से कुछ करना नहीं चाहता है किसी का, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, इतना नहीं करना चाहता है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, कई सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा, और यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो ने भी है ना यहाँ पे जिहाद को सबसे ज़्यादा भड़काया था। यहाँ पे इतना बड़ा जिहाद था। लस्सा कौल को मार दिया गया था, जो दूरदर्शन के डायरेक्टर थे। काफ़ी लोगों को मारा गया था। काफ़ी काफ़ी तो हॉरिफिक स्टोरी है, कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। काफ़ी तो ऐसी हॉरिफिक स्टोरीज है कि बताने लायक नहीं है। तब देखिए उसके बाद काफ़ी पीस मील एफर्ट्स हुए, काफ़ी कुछ इन लोग के लिए किया गया। फिर अब बाद में वहाँ पे मिलिट्री ने ऑपरेशन सद्भावना भी चलाया कि मिलिट्री आर्मी में यहाँ पे पीस आ जाए। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही थी, और उसके बाद करते करते ये सब चीज़ें हो रही। लेकिन सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ था ना, आपको एक और बात बता दूं, ये हुआ था यूपीए सरकार के टाइम पे, जब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2008 में उन्होंने एक स्कीम चलाई थी यूपीए सरकार के समय में, और 167 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 1500 करोड़ नौकरियां दी गई थी वो पैकेज के तहत, कि 3000 कश्मीरी पंडितों को उसमें बसाया गया था। बट वही है, आज भी कई सारे कश्मीरी पंडितों को नहीं बसाया जा चुका है। इनफैक्ट आपको एक और बात बता दूं कि है ना, सरकारें भी ये जताती रहती है, सरकारें बोलती है कि हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये किया वो किया। आपको एक और बात बता दूं कि है ना, सबसे बड़ी बात है 2019 में एक और पीएम ने यहाँ पे, मोदी ने यहाँ पे एक और काम किया था कि धारा 370 को कश्मीर से हटा दिया गया था। तो कश्मीर को और दो भागों में बांट के एक राज्य और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो भागों में अलग अलग करके। तब उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ये सब होने के बाद में कश्मीरी पंडितों को उसके बाद भी धीरे धीरे बसाया जा रहा था 2021 तक। लेकिन अभी तो ऐसा है कि कश्मीर में सिर्फ 800 कश्मीरी पंडित परिवार रह रहे। अभी भी 3000 तक कश्मीरी पंडित गए, लेकिन बहुत सारे कश्मीरी पंडितों की तो जान था। आपको एक और बात बता दूं, वो कश्मीर से बाहर गए तो गर्मी की लू की वजह से वो चली गई। उनको गर्मी में रहने की आदत नहीं थी, लू लगने की वजह से भी कई सारे कश्मीरी पंडितों की मौत हो गई। ये वाले हालात बन गए। बहुत सारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि है ना, कश्मीरी पंडितों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि कुछ कश्मीरी पंडितों ने यहाँ तक बोल दिया, हम भीख मांग के गुजारा कर लेंगे लेकिन हम कश्मीर तो नहीं जाएंगे।
ये वाली हालत है। अब इसमें भी बहुत सारे मुस्लिम बटे हुए, क्योंकि आतंकवादियों ने पूरा तालिबान से भी खतरनाक बोल दिया था। यहाँ पे इस्लाम, पूरा ब्यूटी पार्लर्स बैन कर दिए थे, सिनेमा बैन कर दिया था, फिर उसके बाद अल्कोहल को बैन कर दिया गया था, पूरा इस्लामिक कोड लागू हो गया। छोटे से छोटे कामों की, गलत काम के लिए सजा, बहुत सख्त सजा दी जाने लगी। उनको बोला गया कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी महिलाएं हैं, वहां पे क्या बोला जाता था मालूम है? पोस्टर पे ऐसे चिपका के बोल देते थे कि मर्द लोग यहाँ से चले जाओ, अपनी औरतों को और अपनी बेटियों को इधर छोड़ दो। सोचिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत पे सबकी बन आई थी उस समय। तो कोई क्या करेगा ऐसे हालातों में? सबको भागना पड़ेगा। फिर वो मस्जिदों से नारे लगाए जाते थे काफ़ी। अब देखिए, सरकारों ने भी अपनी अपनी तरफ से किया। 2014 में भी बीजेपी जब पहली बार इलेक्शन में आ रही थी तो उनके घोषणा पत्र में था कि हम कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, तो उन्होंने किया भी। ऐसा नहीं है, धारा 370 हटा के अभी भी, लेकिन ऐसा है कि 3,445 800 परिवारों के 3,445 कश्मीरी पंडित ही अभी तक रह रहे हैं वहाँ पे। बहुत सारे कश्मीरी पंडित अभी, बहुत सारे आतंकवादियों पे तो अभी भी बोलते कि ठीक है, कश्मीरी पंडितों को वापस बसा दो, हम कुछ नहीं करेंगे। बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, अब इन्होंने सबने है ना कुछ ऐसा किया हुआ है। वो बोलिए क्या ऐसे में कोई जाएगा? तो बहुत सारे कश्मीरी इसमें बटे हुए। बहुत लोग बोलते कि नहीं, कश्मीरी पंडित ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। बोलते कि नहीं, कश्मीरी पंडितों को तो वापस आना चाहिए। बहुत से मुस्लिमों ने भी इसमें हेल्प की थी। जब वहाँ पे मंदिर बनाने की बात आई थी तो कुछ मुस्लिमों ने हेल्प की यहाँ पे कि चलो ठीक है, मंदिर बनाने में हेल्प कर दी इनकी, कुछ पैसा वैसा दिया था। लेकिन अब बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के को दाम, अपने घर भी कौड़ी के दाम में बेचने पड़े, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था। उनके जो ओरिजिनल रेट थे वहाँ पे उनको देने नहीं दिया गया, और उसके बाद फिर वहाँ पे भी है ना, ये सारी चीज़ें अलग अलग हो रही थी। तो इस तरीके से फिर अलग अलग प्रॉब्लम थी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ। मीर वाइज जो वहाँ के मोहम्मद फारूक थे, उनको गोली मार दी गई, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों का सपोर्ट किया था, और उन्होंने खुल के बोला था कि ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है बहुत गलत है। बहुत सारे मुस्लिमों ने भी कश्मीरी पंडितों के साथ घाटी छोड़ी हुई थी, घाटी छोड़ दी थी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है जो वो गलत है। उन लोगों ने बोला था, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को, वो मुस्लिमों को भी अलग डरा के रखे हुए थे आतंकी कि अगर कश्मीरी पंडितों को अगर पनाह दी तो तुम्हें भी मार डालेंगे। इतनी हालत खराब कर दी थी, तब कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो देखिए, आपकी क्या राय है? कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को क्या रोका जा सकता था? जगमोहन जिम्मेदार थे। जगमोहन ने इस चीज़ को लेकर किताब भी लिखी है, माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के नाम से। इसमें उन्होंने एक बुक में अपने बारे में बताया। उन्होंने राजीव गांधी को भी 2 चिट्ठियाँ लिखी थी। ये सारी चीज़ें हुई थी। इस फिल्म को लेके, इस मुद्दे को लेके 2 फिल्में भी बनी है। जैसे विनोद चोपड़ा की एक फिल्म आई थी 2020 में, शिकारा। फिर उसके बाद 2022 में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म आई है, द कश्मीर फाइल्स। वो उस समय से ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पे। तो देखिए, पर वही बात है, ठीक है, अपन भी यही चाहेंगे कि अब कश्मीर में अमन चैन कायम हो। धारा 370 के बाद से तो, अभी पहलगांव हमला हुआ उसके बाद से तो और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान पे इतने रिस्ट्रिक्शंस तो लगा ही दिए गए हैं। तब देखना होगा अब घाटी में कैसे अमन चैन कायम होता है, नहीं होता है। वही कश्मीरी पंडित भी यही चाह रहे। कश्मीर तो देखो कितनी अच्छी जगह है कि है ना, टूरिज्म के लिए लोग यूज करते हैं इसको। लेकिन वही बात है, पहले अमन चैन कायम हो तो वहाँ पे कोई कुछ करे ना। कश्मीरी पंडित भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी से अमन चैन का कायम हो और तो हम जाएं वहाँ पे। बहुत सारे कश्मीरी पंडित तो अभी भी ऐसे हैं कि वो नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि चलो ठीक है, ऐसे रेफ्यूजी कैंप में हम लोग रह रहे तो हम तो इसी में रह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपकी क्या राय है? ये पलायन को रोका जा सकता था क्या? जगमोहन इसके लिए जिम्मेदार थे या नहीं थे? कौन जिम्मेदार था, या सरकार की इसमें कड़े कदम क्या उठा सकती थी? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।